जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे श्री आईएएस चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी के साथ साथ अदर एग्ज़ाम्स की भी तैयारी बेहतर रणनीति के साथ आप कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको करंट अफेयर्स की सीरीज, साथ ही साथ सरकारी योजनाओं की सीरीज और प्रश्नावलियों की सीरीज़ दी जाती है टेस्ट सीरीज के रूप में। और उसके साथ जितना भी जीएस का पोर्शन होता है, जितना भी जीएस का सिलेबस है, उसकी भी तैयारी कराई जाएगी, जिस कड़ी में सबसे पहले इकोनॉमिक्स को उठाया गया है और इकोनॉमिक्स की हम क्लास रेगुलर कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स की क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने लास्ट टाइम तक आरबीआई, जिसकी हमने कुछ पॉलिसीज़, मॉनेटरी पॉलिसीज़, टूल्स, ये सारी चीज़ें पढ़ी। फिर हम लोगों ने कोऑपरेटिव बैंक्स पढ़े, जिसमें पेमेंट्स बैंक भी पढ़ा, नाबार्ड पढ़ा, आरआरबी पढ़े। और आज का टॉपिक है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक, इनके साथ साथ हम इनके कार्यों को देखेंगे कि कौन से इनके ट्रेडिशनल कार्य हैं और कौन से इनके मॉडर्न कार्य हो चुके हैं, आधुनिक कार्य, या दूसरी भाषा में कहें कि द्वितीयक कार्य। और इन्हीं के साथ हम अगली क्लास में जो एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो न्यूज़पेपर में लगातार आप इन शब्दों को सुनते होंगे, गैर परिसंपत्तियाँ या गैर निष्पादनकारी संपत्तियाँ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए, इन सब के बारे में हम अगली क्लास में बहुत डिटेल से पूरी स्टडी करेंगे। आज कमर्शियल बैंक का केवल बैकग्राउंड पे हम फोकस करेंगे। जब तक आप इसके बैकग्राउंड को नहीं समझेंगे, इसके फंक्शन को नहीं समझेंगे, तब तक आप एनपीए के प्रोसेस को केवल रटते रह जाएंगे और कॉन्सेप्ट को बिल्डअप नहीं कर पाएंगे। और मेरा मानना है कि कॉन्सेप्ट को अगर आप बिल्डअप करके चलते हैं तो जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे वहाँ प्री के लेवल पे या मेंस के लेवल पे आंसर राइटिंग करते समय बेहतर अपना प्रदर्शन कर सकेंगे। और क्वेश्चन के जो प्री लेवल के क्वेश्चन होते हैं, उसका एलिमिनेशन पैटर्न और जो आपको कॉन्सेप्चुअल पकड़ होगी, उसके बेसिस पे आप बहुत अच्छे से टैकल कर सकेंगे प्रश्नों को। तो आज के प्रश्न के साथ साथ आज के हम टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है कमर्शियल बैंक अर्थात वाणिज्यिक बैंक। आज हम वाणिज्यिक बैंक के बारे में डिटेल से समझेंगे और अगली क्लास में हम एनपीए को शुरू करेंगे। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, मैं आपको एक इंक्वायरी और देना चाहता हूँ। मेरे जिन भी मित्रों को अगर कोई भी समस्या होती है एग्ज़ाम से रिलेटेड, कोई फोबिया होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है कि हम यूपीएससी की तैयारी किस तरह से करें या किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट को लें, उसके बारे में हम क्या जानकारी रखना चाहेंगे, या किसी ऑप्शनल को हम क्यों पर्टिकुलर उसी ऑप्शनल पे हम चूज़ करें, दूसरी भाषा में कहें कि वैकल्पिक विषय का चयन कैसे करें, और अगर आपके पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल से संबंधित कोई क्वेरी होगी तो मैं ज़रूर उस पर अपना जवाब दूंगा। और भी अदर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर होगी कोई क्वेरी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आप पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में एक मेल आईडी दी गई है, हम वहाँ पे आपसे कन्वर्सेशन करके आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। वहाँ आप मेल करेंगे, पर्सनली जो है कि वहाँ पे रिप्लाई मैं खुद करूँगा। कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए अगर किसी को इस तरीके की समस्या आ रही हो तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, अदरवाइज वो मेल पे भी हमारे जाके कर सकते हैं। और इसी के साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए और फेसबुक पेज पे हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं, जहां आपको क्लास शेड्यूल के बारे में अपडेट्स लगातार मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, आइए हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है कमर्शियल बैंक अर्थात वाणिज्यिक बैंक। दोस्तों, वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं? जो एक तरीके से निजी बैंक के भी रूप में काम करते हैं और सरकारी बैंक के रूप में भी काम करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जब हमने बैंकों की चैप्टर को शुरू किया था, मुद्रा एवं बैंकिंग, तभी बताया था कि बैंक अपने प्रॉफिट के साथ साथ समावेशी विकास में अपना योगदान देते हैं, कल्याणकारी नीतियों में अपना योगदान देते हैं और गरीब से गरीब व्यक्ति तक अर्थात भारत के अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग सुविधाओं को प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो वर्तमान परिदृश्य में अगर हम इसको देखें तो वाणिज्यिक बैंकों के मुख्यतः दो कार्य हमको देखने को मिलते हैं। एक तो इनके ट्रेडिशनल वर्क होते हैं,
जिनको हम प्राथमिक कार्य के रूप में भी जानते हैं, अर्थात जो बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी। लेकिन कुछ काम जो मॉडर्नाइजेशन के बाद या आधुनिकीकरण होने के बाद, या दूसरी भाषा में कहें कि वैश्वीकरण और निजीकरण होने के बाद, जो हमारे जीवन शैली में जो परिवर्तन आया है, रहन सहन में जो परिवर्तन आया है, उन सुविधाओं को पूरा करने के लिए भी बैंकिंग संस्थाओं ने भी अपने आप को अपडेट किया है। उन्होंने अपनी कार्यशैली में भी कुछ परिवर्तन लाया है। तो वो जो कार्य हमको देखने को मिलेंगे वो सेकेंडरी वर्क में हम देखेंगे। तो आइए हम पहले प्राथमिक कार्य को देख लेते हैं कि प्राथमिक में सामान्यतः ये क्या कार्य करते हैं, या ट्रेडिशनल वर्क जो ये परंपरागत रूप में करते चले आ रहे हैं और वर्तमान में भी इन कार्यों को संपन्न करते हैं। जैसे इनके जो ट्रेडिशनल अप्रोच के जो वर्क हैं, एक होता है डीडी अर्थात डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होगा दोस्तों? मांग जमा। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये डिमांड डिपॉजिट क्या होता है या मांग जमा क्या होता है? बहुत सारे विद्यार्थियों को ये पता भी होगा, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको नहीं पता है। तो मैं दोनों विद्यार्थियों को साथ में लेकर चलने का प्रयास करूंगा ताकि बेसिक तरीके से हमारी कॉन्सेप्ट पे पकड़ हो, फिर हम उसको एडवांस लेवल पर लेकर जाएं। तो इसके जो प्राथमिक कार्य हैं उसमें एक होता है मांग जमा स्वीकार करना और दूसरा होता है दोस्तों ऋण देना। प्राचीन समय से ही, या अपने आप पिताजी से बात करेंगे, अपने दादाजी से बात करेंगे, तो बैंक अगर वो लोग कभी गए होंगे तो ये दो काम जरूर बताएंगे कि बैंक में हम अपना पैसा जमा करने जाते थे और ज़रूरत पड़ने पे हम वहाँ से ऋण लेके आ जाते थे बैंक से, कुछ भी ब्याज दर पे। तो ये जो दो कार्य थे जो शुरू से बैंक के गठन के समय से ही, या बैंक जब स्थापित हुई तभी से ये चलते चले आ रहे हैं। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे परिवर्तन हुआ, लोगों की डिमांड में परिवर्तन हुआ, लोगों के जीवन शैली में परिवर्तन हुआ, तो बैंक ने भी अपनी कार्य पद्धतियों में बदलाव किया और उसके साथ एक सेकेंडरी वर्क के रूप में भी काम करना शुरू किया, जिसमें एक तो एजेंट के रूप में कार्य करते हैं और एक अन्य कार्य भी हैं इनके। एजेंट का मतलब जो आपको फैसिलिटेट करे, सुविधाएं प्रदान करे, जिसको सामान्य वर्ग में हम कहें मध्यम वर्ग या बिचौलिया वर्ग, या आपको सुविधा प्रदान करने वाला वर्ग। तो एजेंट के रूप में पहले हम देख लेते हैं। आइए पहले हम द्वितीयक कार्य पे फोकस डालते हैं जो बहुत छोटा सा है। हम द्वितीयक कार्य में देखते हैं तो मनी ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट और ट्रस्टी, ये एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। अब आज के समय में हम लोग अपने मनी ट्रांसफ़र को मोबाइल बैंकिंग से कर लेते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, फ़ोन पे, भीम यूपीआई, गूगल पे, पेटीएम, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिनके माध्यम से हम पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इससे पहले जब पैसा ट्रांसफ़र करना होता था तो हमें बैंक में जाके लाइन लगानी पड़ती थी, बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस करने पड़ते थे, पूरे अकाउंट ओपन होगा तभी बैंक पैसा भी ट्रांसफ़र करता था। बहुत सारी बंदिशें थीं या जटिल प्रक्रियाएं थीं। लेकिन जैसे जैसे हम आधुनिकता के युग में आए, कंप्यूटराइजेशन के युग में आए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का जैसे हमने प्रयोग करना सीखा, उसी तरीके से बैंकिंग ने भी अपनी सुविधाओं को अपडेट किया। आपने एक वेस्टर्न यूनियन करके इंस्टीट्यूट सुना होगा या संस्था सुनी होगी, जो सामान्यतः एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, या एक राज्य से दूसरे राज्य में, या एक देश से दूसरे देश में भी पैसा ट्रांसफ़र करता है आपका। तो एक एजेंट के रूप में वो आपको सुविधा प्रदान कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको अपने बच्चों को पैसा विदेश में कहीं भेजना है तो आप उसके अकाउंट में पैसा नहीं लगा सकते, बल्कि आप वेस्टर्न यूनियन के पास जाएंगे और वहाँ से आप उसको कुछ इंटरेस्ट के रूप में चार्ज करेंगे। उसकी सुविधा का जो चार्ज होता है, जिसे हम कहते हैं फैसिलिटी शुल्क या सुविधा शुल्क कहते हैं, उसको देने के पश्चात आपके बेटे के अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो मनी ट्रांसफ़र करता है। आप बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गैस कनेक्शन बिल, बहुत सारे बिल आप मोबाइल फ़ोन से ही अपने जमा कर देते हैं। तो इस समय भी बैंक आपके लिए एक मीडिएटर या बिचौलिया या एक एजेंट के रूप में काम करता है। और ट्रस्टी, ट्रस्टी का मतलब आप यहाँ पे नहीं समझेंगे लेकिन लॉकर में समझ जाएंगे। देखते हैं अन्य कार्य में जो लॉकर होता है। पहले के जो बुजुर्ग हुआ करते थे, आप अपने दादाजी नाना नानी से जब बात करेंगे
तो अपनी जो कीमती वस्तुएं होती थी जैसे सोना, चांदी, पीतल, इनको अपने घरों में गड्ढे में किसी पात्र में या पतीले टाइप का जो बड़े से भगोना होता है उसमें रख के ज़मीन के अंदर गाड़ देते थे। और आज भी जब उनकी आगे आने वाली पीढ़ी जब कहीं खुदाई करती है या ज़मीन के बंटवारे के समय, घर बनते समय जब पिलर की खुदाई होती है, तो ऐसे जो वस्तुएं निकलती हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो आज की नवयुगीन पीढ़ी है, ये अपनी कीमती वस्तुओं को या ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स को या सोने चांदी के किसी बर्तन को या कोई ज्वेलरी सामान को बैंक में एक लॉकर की सुविधा होती है जहां उसको ये सेफ रखती है। और लॉकर का एक पासवर्ड होता है जो केवल कस्टमर को पता होता है और बैंकिंग कर्मचारियों को पता होता है। अदरवाइज थर्ड पर्सन को कोई जानकारी नहीं होती है। तो लॉकर में जब वो आपके सामान का संरक्षण करता हो जाता है, बैंक इसके लिए चार्ज भी करता है। अगर आप 1 साल तक अपने किसी डॉक्यूमेंट्स को या अपनी किसी ज्वेलरी को वहाँ सेफ रखते हैं तो उसके बदले में वो आपसे कुछ शुल्क लेता है। इसी को हम ट्रस्टी भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और देखिए, मॉडर्न युग में एक नया चलन चला है। आप किसी शादी पार्टी में जाते हैं, किटी पार्टी में जाते हैं, बर्थडे पार्टी में जाते हैं या मैरिज एनिवर्सरी में जाते हैं, तो वहाँ अब पहले की तरह शगुन नहीं दिए जाते हैं। पहले शादी में शगुन दिए जाते थे, लिफाफे में भर के 500, 1000 रुपये, 100 रुपये दे दिए जाते थे। लेकिन अब क्या होता है कि एक कार्ड बैंक से इशू करा दिया जाता है या ऑनलाइन ही आप अपने फ़ोन पे से या पेटीएम से या बैंकिंग सिस्टम से आप एक गिफ्ट कार्ड के रूप में इशू कर लेते हैं। अपने अकाउंट से आप एक गिफ्ट कार्ड को ख़रीदते हैं, जैसे 500 रुपये का ख़रीदते हैं या 1000 रुपये का ख़रीदते हैं, और वो गिफ्ट कार्ड आप अपने फ्रेंड्स को बर्थडे पे या किटी पार्टी पे या मैरिज पे आप उसको गिफ्ट कर देते हैं, जिससे वो बाद में उस कार्ड का यूज अपने लिए कर सकता है। इसी तरीके से जब आप कहीं पे ट्रैवल करते हैं, मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, तो उसमें ट्रैवल कार्ड एक मिलता है। कोई टूरिस्ट जब दूसरे देश से हमारे देश में आता है तो बैंकिंग सुविधाओं का फ़ायदा उठाने के लिए वो एक ट्रैवल कार्ड बनवा लेता है और उस ट्रैवल कार्ड में रिचार्ज करा देता है 1000, 10,000, 5,000 का, और उसी ट्रैवल कार्ड के द्वारा वो पूरे भारत में यात्रा करता रहता है। तो ट्रैवल कार्ड हो गया। और एक सबसे लेटेस्ट वर्क बैंक का डॉलर और रुपए के वैल्यूज़ को एक्सचेंज करना। मान लीजिए कोई विदेशी भारत में आता है घूमने के लिए या किसी भी गतिविधि करने के लिए या किसी भी काम से वो भारत आता है, तो वहाँ से तो वो डॉलर लेके आएगा। लेकिन भारत में जब वो किसी दुकान पे कोई वस्तु खरीदेगा या किसी होटल पे खाना खाएगा, तो होटल के मालिक को डॉलर नहीं चाहिए, इंडियन करेंसी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में वह विदेशी व्यक्ति बैंक जाके डॉलर देगा और वहाँ से रुपए ले लेगा, जो भी उस समय तत्कालीन समय में रुपए और डॉलर की कीमत होगी। जैसे वर्तमान समय में $1 की कीमत लगभग 75 रुपीज़ के आसपास चल रही है। अगर आज की डेट में कोई विदेशी नागरिक आता है तो उसको $1 के बदले 75 रुपये बैंक के द्वारा मिल जाएगा। तो ये सारे जो काम हैं जो हमने बात की अभी, ये एक तरीके से सेकेंडरी वर्क के रूप में काम कर रहे हैं। जो मैंने पहले ही बताया कि समय और परिस्थितियां बदलने के साथ साथ, निजीकरण होने के साथ, जब ग्राहकों की या व्यक्तियों की डिमांड में परिवर्तन आया, जीवन शैली में परिवर्तन आया, एडवांस हुई जीवन शैली, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ी हुई जीवन शैली है, तो ऐसे में बैंक ने भी अपनी कार्य पद्धति में परिवर्तन किया। लेकिन मुख्यतः जो बैंक का काम होता है वो होता है प्राथमिक कार्य, जहाँ से उनको बेसिकली प्रॉफिट होता है, और इसीलिए उस कार्य को वो लगातार अपडेट करते हुए भी चल रहे हैं लेकर, उस कार्य को नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी कार्यशैली में द्वितीयक कार्य के रूप में कुछ कार्यों को ऐड कर लिया है। आइए हम देखते हैं जरा प्राथमिक कार्य में जो 2 कार्य बताए, मांग जमा और एक ऋण देना। तो मांग जमा तो होती है डिमांड डिपॉजिट और एक होती है टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब मांग जमा होता है और टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है समय जमा, जिसके बारे में अभी हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे, आगे के ही टॉपिक में इसी में। और शॉर्ट टर्म एक ऋण होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है, ओवरड्राफ्ट होता है, कैश क्रेडिट होता है। ये 4 लोन के प्रकार हैं जो बैंक सामान्यतः ग्राहकों को लोन देती है। अब हम इनके बारे में भी डिटेल से आगे समझते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो जरा हम प्राथमिक कार्य को हम डिटेल से समझें तो बैंक के ये परंपरागत कार्य होते हैं जमा और ऋण। यही बैंक की आय के मुख्य स्रोत भी हैं, इस पे फोकस रखिएगा। बैंक की आय के ये मुख्य स्रोत हैं
जिसमें जमा अगर हम बात करें, अभी हम जमा की बात कर रहे हैं, ऋण की बात नहीं। जमा में दो प्रकार की जमाएं होती हैं, जिनमें एक होता है डिमांड डिपॉजिट अर्थात मांग जमा, और दूसरी होती है समय डिपॉजिट अर्थात टाइम डिपॉजिट। अब आपके दिमाग में आएगा, सर समय जमा क्या होता है और मांग जमा क्या होता है? तो दोस्तों, मांग जमा उसको कहा जाता है कि जब भी आप चाहें किसी भी समय और कहीं से भी अपने अकाउंट से पैसे को निकाल सकें। ऐसी स्थिति में बैंक आपसे मना नहीं करेगा कि नहीं, आप अपने पैसे नहीं निकाल सकते। कहने का मतलब, आप चाहे तो एटीएम का प्रयोग करें या खुद ब्रांच में जाकर पैसे निकालें, और किसी भी समय वर्किंग डेज में, वर्किंग आवर्स में, जिस समय बैंक खुली हो और बैंक काम कर रही हो सुबह 10 से शाम 4 बजे तक, उस दौरान आप किसी भी तरीके से जाके पैसा निकाल सकते हैं अपना। बैंक आपको मना नहीं करेगी कि आप अपना पैसा नहीं निकालेंगे। तो ऐसी स्थिति को हम मांग जमा कहते हैं। लेकिन जब हम टाइम डिपॉजिट करते हैं, जिसमें हम एफडी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट, या आरडी करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट। अब फिक्स डिपॉजिट और आरडी जो कि रिकरिंग डिपॉजिट है, जो मित्र आज नए जुड़े हों वो पिछली क्लास में जाकर देख सकते हैं कि एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट क्या होते हैं। मैंने बहुत विस्तार से उस पर चर्चा की है कि स्थायी जमा क्या होता है और आवर्ती जमा क्या होता है, अर्थात फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। आइए टॉपिक पे आते हैं। तो समय जमा की अगर हम बात करें, तो एक निश्चित समय का हम एग्रीमेंट करते हैं बैंक से कि मैं अपने 1 लाख रुपए की एफडी 1 साल के लिए करता हूं। तो 1 साल से पहले हम उस 1 लाख रुपए को कभी नहीं निकाल सकते। अगर आप निकालते हैं तो जितने परसेंट पे एग्रीमेंट हुआ था कि हो सकता है आपको 1 साल बाद 1 लाख पर 7% का इंटरेस्ट बैंक देगी, लेकिन अगर आपको आवश्यकता 3 महीने बाद ही पड़ गई, अभी तो 12 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए, तो ऐसी स्थिति में बैंक अपनी सुविधानुसार 2 से 2.5% कटौती करके आपको 4 से 5% के बीच का इंटरेस्ट देगी। तो ये आपको इंटरेस्ट की कटौती हो गई। लेकिन अगर आप चाहे 7% इंटरेस्ट पूरा मिले मुझे, 7%, तो उसके लिए आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा। इसका मतलब आप इस पैसे को किसी भी समय और कहीं भी नहीं निकाल सकते हैं जब तक आपकी मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट नहीं होती है। आइए हम आगे डिटेल में समझते हैं इसको कि डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट क्या होता है। दोस्तों, डिमांड डिपॉजिट की बात करें तो देखिए, किसी भी समय इसको आहरित किया जा सकता है। आहरित का मतलब होता है निकालना, अर्थात पैसे को निकालना, चाहे वो एटीएम से निकालिए, चाहे ब्रांच में जाके आप विड्रॉ का फॉर्म भर के आप निकालें पैसे को। और ये जो सुविधा होती है ये आपके करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों पर ही अप्लाई की जाती है। यानी डिमांड डिपॉजिट आप चालू खाता और बचत खाता दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं, और इसी के साथ इसे हम चेक द्वारा भी निकाल सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। लेकिन जब हम टाइम डिपॉजिट की बात करते हैं तो एक निश्चित अवधि पर ही इसको आहरित किया जाता है। ये मांग पर देय नहीं होगा। मतलब अगर आप समय से पहले अपने पैसे को मांगते हैं तो सामान्यतः बैंक आपको ये पैसा नहीं देगी। देने के लिए वो आपकी जो फिक्स रेट थी, परसेंटेज थी, इंटरेस्ट रेट था, उसमें कटौती करेगी, फिर आपको वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी। और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि इस पैसे को हम चेक के द्वारा भी आहरित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पैसे के लिए आप जब एफडी करते हैं तो वहाँ बैंक से आपको एक कागज़ दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट बना के दिया जाता है, जिसमें मैच्योरिटी पीरियड लिखा होता है, इंटरेस्ट रेट लिखी होती है, अमाउंट लिखा होता है, और टोटल अमाउंट आफ्टर मैच्योरिटी पीरियड कितना बनेगा वो सारी डिटेल्स होती है, और एक उसका अकाउंट नंबर होता है, जो पूरी डिटेल्स एक सर्टिफिकेट में होती है, कागज़ में होती है। जब उसको लेकर जाएंगे आप, तभी वो बैंक आपको पैसा देगा, अदरवाइज ना वो विड्रॉ फॉर्म से मिलेगा और ना ही चेक से मिलेगा वो पैसा। दैट्स क्लियर। तो एक तरीके से हम इसको समझते हैं कि परिपक्वता अवधि के अंत में ही इस पैसे को हम निकाल सकते हैं। अगर वो मैच्योरिटी पीरियड या परिपक्वता अवधि 2 साल की होगी तो 2 साल के बाद ही हम पैसे को निकाल सकते हैं। तो यही होता है प्राथमिक कार्य का जो मांग वाला पक्ष होता है, कि मांग जमा स्वीकार करना। अगला जो इसका दूसरा कार्य है, ऋण देना। तो आइए अब हम ऋण की बात कर लेते हैं जरा। दोस्तों, ऋण 4 प्रकार के मैंने बताए हैं। एक शॉर्ट टर्म था, एक लॉन्ग टर्म, एक ओवरड्राफ्ट, एक कैश क्रेडिट। हम चारों पे डिटेल से अध्ययन करेंगे।
देखिए, अल्पावधिक ऋण की अगर हम बात करें दोस्तों, अर्थात शॉर्ट टर्म की, तो ध्यान दीजिएगा हम अल्पावधिक ऋण कब लेते हैं? जब हमारी कोई आवश्यकता ऐसी होती है जो कम समय के लिए होती है, अल्पावधिक होती है, तो हम उस समय जो भी ऋण लेते हैं उसको हम अल्पावधिक आवश्यकता कहते हैं। जैसे आप अपने मित्र से ये कहते हैं कि मुझे एक कॉपी खरीदनी है और मुझे तुरंत पैसे चाहिए, तो अगर अपने मित्र से आप 50 रुपये ले रहे हैं तो आप अल्पावधिक अवधि के लिए ले रहे हैं, क्योंकि कॉपी की आवश्यकता आपको जीवन पर्यंत नहीं होगी। उस पर्टिकुलर कॉपी की वो कॉपी भर जाएगी तो आपकी आवश्यकता उस कॉपी से ख़त्म हो जाएगी। तो अल्पावधिक समय के लिए जो आपने पैसा लिया वो अल्पावधिक ऋण कहलाता है। अगर बैंकिंग एक्टिविटी में या बैंकिंग गतिविधि में हम जब देखते हैं तो इसकी अवधि जो सामान्यतः होती है 7 वर्षों की होती है। जैसे आप एक एजुकेशन अगर लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन क्या होता है, सामान्यतः 7 वर्ष के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए भी होता है, 5 वर्ष के लिए भी होता है। बहुत सारे बच्चे जो बीटेक कर रहे होते हैं, मध्यम वर्ग से आते हैं या निम्न वर्ग से आते हैं, तो उनकी फैमिली के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो पर ईयर उनकी पूरी महंगी फ़ीस को अफोर्ड कर सकें। ऐसी स्थिति में वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने बच्चे को भविष्य को सुधारने के लिए बैंक से लोन लेते हैं, और वो लोन उनकी एक अल्पावधिक अवधि के लिए होता है। बीटेक वो जीवन पर्यंत नहीं करेगा, बीटेक का जो ज्ञान होगा उसको वो अप्लाई करेगा अपने जीवन में जीवन पर्यंत, लेकिन बीटेक की पढ़ाई केवल और केवल 4 वर्ष की होती है। तो अल्पावधिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही लोन लेते हैं। अब एक ध्यान रखिएगा कि अल्पावधिक अवधि जो होती है उसमें जो ब्याज दर होता है वो सामान्यतः अधिक होती है तुलनात्मक रूप से। किसकी तुलना में? दीर्घावधिक ऋण की। होता क्या है, क्योंकि अल्पावधिक अवधि में जो ऋण लिया जाता है वो बैंक को ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप मजबूर होते हो अपनी अल्पावधिक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, और बैंक ऐसी अवस्था में आपकी स्थिति को देखते हुए क्या करता है, वो आपका ब्याज जो होता है उसको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करता है। अगर आप नहीं लेंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति उस लोन को ले लेगा और बैंक उसको प्रॉफिट ले लेगा। अर्थात बैंक को प्रॉफिट चाहिए। बैंक कल्याण पे काम नहीं करता, निजी लाभ पर काम करता है। मैंने पहले ही बता रखा है पहले की क्लासों में कि सरकारी बैंक जनता के कल्याण के लिए काम करती है, जबकि निजी बैंक अपने प्रॉफिट के लिए कार्य करती है। आइए हम दीर्घावधिक की बात करें। दीर्घावधिक में लिखा है कि मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। अब इसमें मूलभूत आवश्यकताएं क्या होंगी? जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शादी विवाह, या इस तरीके की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जिनके बिना वर्तमान में काम चल सकता है। अगर एक मकान छोटा सा भी है तो हमें बड़ा मकान बनवाना है या अपने ही मकान को हम बड़ा करवाना चाहते हैं, तो ये मूलभूत आवश्यकता में आएगा, न कि अत्यंत आवश्यकता में। अगर मान लेते हैं हम मकान को बड़ा नहीं भी करवाते तो भी हम किसी न किसी मकान में रह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जब हम उनकी पूर्ति के लिए कोई ऋण लेते हैं तो उसको दीर्घावधिक ऋण कहते हैं, और इसकी जो ब्याज दर होती है सामान्यतः कम होती है। आप समझ में आया? और इनका जो दीर्घावधिक होती है वो सामान्यतः 5 साल से लेकर 20 साल 25 साल तक के लिए भी हो सकता है। और ऐसी स्थिति में बैंक आपसे जो है कि अगर शॉर्ट कम लोन भी रखती है, अर्थात कम ब्याज दर रखती है, फिर भी आपसे एक लंबे पीरियड में बहुत अधिक वो पैसा कमा लेती है। फिर अगला एक टॉपिक है ओवरड्राफ्ट, अधिविकर्ष। जरा हम अधिविकर्ष की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ये सामान्यतः तो ये सुविधा चालू खाते पर दी जाती है, चालू खाते पर दी जाती है, लेकिन यह एक अस्थायी सुविधा है, परमानेंटली नहीं होती है। ये एक निश्चित समय तक के लिए ही होती है। इसीलिए इसमें लिखा होता है कि निश्चित समय और निर्धारित अवधि, अर्थात निश्चित सीमा और निर्धारित अवधि तक ही चेक के द्वारा इस धनराशि को निकाला जा सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बैंक आपके अकाउंट में क्यों इतना पैसा अधिक देगा? बैंक आपकी जो ग्राहक होता है उसकी वित्तीय परिसंपत्ति के आधार पर ओवरड्राफ्ट की लिमिट को बढ़ाता है। अब वित्तीय परिसंपत्ति का मतलब जैसे एफडी हो गई या आरडी हो गई, या इस तरीके के कोई शेयर हो गए या बॉन्ड हो गए। ये सारी जो अवस्थाएं होती हैं, शेयर, बॉन्ड, एफडी, आरडी, इन सब का ट्रांजैक्शन कहीं ना कहीं आप अपने बैंक के द्वारा करते हैं। तो बैंकिंग जो सिस्टम है वो आपको देखता है कि आप एक रिलायबल कस्टमर हैं, आप विश्वसनीय ग्राहक हैं,
और आप बहुत पुराना आपका संबंध है उस बैंक से, मतलब 15-20 साल से आपका अकाउंट वहाँ कंटिन्यू चल रहा है और अच्छी पोजीशन में चल रहा है, इसीलिए बैंक को प्रॉफिट भी अधिक हो रहा है आपके अकाउंट होने से, इसलिए बैंक आपको क्या करता है, ओवरड्राफ्ट की लिमिट दे देता है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या होता है ओवरड्राफ्ट में, कि समस्त राशि पर ब्याज लगता है। मान लेते हैं कि बैंक ने आपको 10,000 रुपये जो है कि एक्स्ट्रा दे दिए हैं आपके भरोसे पर, आपकी विश्वसनीयता पर, कि आपको 10,000 रुपये का हम ओवरड्राफ्ट देते हैं जो आप किसी भी समय यूज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप 10,000 में से अगर केवल 4,000 रुपये ही आपने खर्च किए हैं तो भी बैंक आपको 10,000 रुपये पे चार्ज पे करेगा, इंटरेस्ट वो पूरे 10,000 पे लेगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्यों पूरा पैसा खर्च नहीं किया। ठीक है दोस्तों, तो इसी को हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट, जो समस्त राशि पर ब्याज लगता है और ग्राहक की जो वित्तीय परिसंपत्तियां हैं या अकाउंट का जो मैनेजमेंट है उसके बिहाफ पर, वो उसकी गुडविल के बिहाफ पर, भरोसे के बिहाफ पे, विश्वसनीयता के बिहाफ पर बैंक उसको कुछ ओवरड्राफ्ट दे देता है। आगे एक लास्ट हम बात करेंगे कैश क्रेडिट, जिसको सामान्य भाषा में अगर हम कहें तो एक क्रेडिट लिमिट कहते हैं। जैसे कहते हैं ना क्रेडिट कार्ड, आपकी अगर बैंक में कोई साख है या आपकी कोई पहुंच है या आपकी एक विश्वसनीयता है तो भी बैंक आपको एक क्रेडिट दे देती है। इसमें होता क्या है कि ग्राहकों की भौतिक परिसंपत्तियों के आधार पर इसको दिया जाता है, ऋण की सुविधा दी जाती है। अब भौतिक परिसंपत्ति मतलब जैसे आपकी बिल्डिंग हो गई, आपकी प्रॉपर्टी हो गई, आपकी किसी फैक्ट्री के पेपर हो गए या आपकी 4 व्हीलर हो गई, इस तरीके की जो फिजिकल गुड्स होती है, भौतिक परिसंपत्तियाँ, फिजिकल एसेट, जिनकी वैल्यू कितनी है, मार्केट फेयर वैल्यू कितनी है, उसके आधार पर बैंक आपको कुछ कैश क्रेडिट कर देती है। अर्थात कोई उधार लेने वाला अगर कोई ग्राहक है तो वो पहले बैंक को अपने व्यवसाय संबंधित दस्तावेज दिखाएगा कि इस आधार पे मुझे कुछ अपनी कैश क्रेडिट लिमिट बढ़वानी है, और बैंक क्या करेगा, उस इंडस्ट्री की, उस कंपनी की, साथ ही साथ उस कस्टमर की जो फिजिकल एसेट है, बिल्डिंग, घर, प्रॉपर्टी, उनके आधार पर उसकी क्रेडिट लिमिट को तय किया जाता है। अब आप कहेंगे सर 5,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख के उधार के लिए इतनी सारी चीज़ें क्यों देखी जाती है, भौतिक परिसंपत्तियां क्यों देखी जाती हैं? तो ध्यान दीजिएगा, आप अगर 1 लाख का उधार ले रहे हैं तो इसका मतलब सभी लोग नहीं लेते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक होते हैं वो करोड़ों में लोन लेते हैं, करोड़ों में अपनी कैश क्रेडिट लिमिट को बढ़वाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बैंक को ये देखना पड़ता है कि इस बंदे के पास या इस कस्टमर के पास जो बिल्डिंग है, जो प्रॉपर्टी है, मेरे द्वारा दी गई कैश क्रेडिट लिमिट से अधिक है या नहीं। और एक पॉइंट इसमें ध्यान दीजिएगा, ओवरड्राफ्ट से जो अलग करेगा इसको, कि इसमें केवल आहरित की गई राशि पर ही ब्याज लगता है। आपकी कैश क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपए कर दी गई है, लेकिन आपने केवल 35,000 रुपये खर्च किए हैं तो 35,000 पर ही केवल ब्याज लगेगा, बाकी 65,000 रुपये जो हैं बैंक अपने पास वापस ले लेता है। लेकिन ओवरड्राफ्ट में क्या था, आपके अकाउंट में ओवरड्राफ्ट कर दिया गया 10,000 रुपये या 50,000 रुपये, और आपने केवल 35,000 रुपये खर्च किए हैं, 15,000 रुपये खर्च नहीं किए, लेकिन बैंक आपको 50,000, पूरे 50,000 रुपये पर ब्याज लेगा। तो यही एक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट में डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस अगर हम देखें तो कैश क्रेडिट में जब ऋण दिया जाता है तो ग्राहक की फिजिकल एसेट देखी जाती है कि उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, लेकिन जब हम ओवरड्राफ्ट की बात करते हैं तो उसमें फिनेंशियल एसेट देखी जाती है कि बैंक में कस्टमर का व्यवहार कैसा है, कस्टमर की विश्वसनीयता कैसी है, उसके कितनी एफडी है, कितनी आरडी है, कितने शेयर हैं, कितने बॉन्ड्स हैं जो बैंक के लिए प्रॉफिटेबल हैं। तो ऐसी स्थिति में वो ओवरड्राफ्ट की लिमिट बढ़ा देता है। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक, जिसमें हमने कमर्शियल बैंक के रूप में इसके प्राथमिक कार्य की डिटेल से चर्चा की और द्वितीयक कार्य की डिटेल से चर्चा की। अब अगली क्लास में हम इनके द्वारा दिए गए जो ऋण होते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को दे दिए जाते हैं, बिजनेसमैन को दे दिए जाते हैं, प्रॉपर्टी डीलर को दिए जाते हैं, जो बाद में चुकता नहीं होते हैं, वापस नहीं मिलते हैं, तो एक एनपीए जैसी समस्या को क्रिएट करते हैं, जिससे आर्थिक गतिहीनता भी आती है और एक ब्लैक मनी या ब्लैक इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं
कि काले धन की एक अर्थव्यवस्था पैरेलल रूप से काम कर रही होती है। तो इन सारी चर्चाओं पे हम अगली क्लास में डिटेल से अध्ययन करेंगे। और आज के लिए दोस्तों इतना ही है। अब प्लीज़ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब यहाँ तक आप आ ही गए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।